जी नमस्कार। मैं हूं नरोत्तम मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि का तीसरा प्रकार, जो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, है ना। विसर्ग संधि क्या है और इसके कौन कौन से नियम हैं, आज के इस क्लास में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये जाने कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, हम विसर्ग संधि को कैसे पहचानते हैं। तो विसर्ग संधि, इसकी परिभाषा होती है कि स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के कारण, स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के कारण विसर्ग में के कारण विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब यहां देखें, विसर्ग संधि, सबसे पहले तो आपने जाना कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं, है ना। विसर्ग संधि स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के कारण विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आप देखें, मन और रथ, इसकी संधि जब हम करें तो देखते हैं क्या हो जाता है, मनोरथ। यानी यहाँ जो विसर्ग है वह यहाँ ओ का रूप धारण किए हुए है, यानी कि विसर्ग में विकार हुआ है। दूसरा देखें एग्जाम्पल, नि और जन, इन दोनों शब्दों की यदि हम संधि करें तो क्या बनता है, निर्जन। यहाँ भी विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो गया है, र में विकृत हो गया है। तो विसर्ग में जो विकार होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि मनोरथ को हम विसर्ग संधि कहेंगे, निर्जन को विसर्ग संधि कहेंगे, है ना। सरह जोड़ ज, इसमें भी देखें सरोज, यहाँ भी आपने देखा कि जो विसर्ग था, यहाँ जो विसर्ग है वह यहाँ कुछ और है। तो विसर्ग में जो विकार होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला तो हम लोग ये जाने कि विसर्ग में जो विकार होता है वह कितने प्रकार का होता है, मतलब विसर्ग जो है परिवर्तित होता है तो किस किस में परिवर्तित होता है। जैसे आपने यहाँ देखा ओ, यहाँ देखा आपने र, है ना। तो इस तरह से ओ में बदलता है, र में बदलता है, और किस किस में बदलता है। उन सारी चीजों को सबसे पहले तो उसको जाने कि विसर्ग बदलता किस में है ना। विसर्ग में क्या क्या विकार होता है। तो विसर्ग में विकार होता है तब वह उ बन जाता है, या र बन जाता है, या फिर श बन जाता है। विसर्ग में विकार होने के बाद इतने प्रकार के परिवर्तन आप विसर्ग में देख सकते हैं। या तो विसर्ग उ में परिवर्तित होता है, या र में, या फिर स में, है ना। चाहे तालव्य श में बदले, मूर्धन्य श में बदले, दंत्य श में बदले। तो इसका जो है अलग अलग रूल्स होता है, कब वह हर उ में बदलेगा, कब र में बदलेगा, और कब श में बदलेगा, है ना। तो हम इसके नियमों को देखते हैं, जानते हैं। और चलिए सबसे पहले हम देखें विसर्ग का उ होना। विसर्ग का उ होना, है ना, यानी विसर्ग उ में कब परिवर्तित होगा। विसर्ग को उ में परिवर्तित होने का यहाँ नियम है कि यदि विसर्ग के पहले अ रहे, ठीक है, विसर्ग के पहले अस्वर रहे, और बाद में, इसके बाद में कोई भी वर्ग का तृतीय वर्ण हो। तृतीय वर्ण मतलब समझते हैं, ग, ज, ड, ये क्या है, तृतीय वर्ण है। तो किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण हो, अथवा चतुर्थ वर्ण हो, या फिर पंचम वर्ण हो। तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, पंचम वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह हो, है ना। इसमें से कोई भी वर्ण यदि आ जाए बाद में, तो यह जो विसर्ग है वह उ में परिवर्तित हो जाता है।
लेकिन आपने पहले गुण संधि पढ़ा है और गुण संधि में आपने पढ़ा होगा कि अ और उ के मेल से ओ बन जाता है, यानी कि गुण संधि के नियमानुसार यहाँ ओ हो जाता है। क्या समझा आपने कि विसर्ग जो है उ में कब परिवर्तित होगा? विसर्ग का उ कब होगा? तो जब विसर्ग से पहले अ रहेगा और बाद में कोई तृतीय वर्ण रहेगा या कोई चतुर्थ वर्ण रहेगा या पंचम वर्ण या फिर या र ल व ह में से कोई एक वर्ण रहेगा, तो विसर्ग उ में बदलेगा और गुण संधि के नियमानुसार यह पहले वाला अ से मिलकर एक ओ हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देखें, जैसे आप देखते हैं सरह जोड़ ज, तो सरोज, यह सरोज क्यों हो जाता है ना? सरह जोड़ ज तो सरोज क्यों बना आखिर? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि विसर्ग है और विसर्ग के पहले जो स्वर है, र में जो स्वर आ रहा है वो कौन सा स्वर है? अ है। तो विसर्ग के पहले अ है और बाद में इधर देख रहे हैं आप तो ये क्या है? ज, जो तृतीय वर्ण है। तो मैंने बताया कि विसर्ग के पहले अ रहे, बाद में तृतीय वर्ण रहे अथवा चतुर्थ वर्ण रहे अथवा पंचम वर्ण रहे, तो तृतीय वर्ण है, तो इसलिए यहाँ जो विसर्ग है यह उ में बदलेगा परंतु इस अ से मिलकर ओ हो जाएगा। तो इसी कारण से सरह जोड़ ज मिलकर के क्या हो जाता है? सरोज। दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, मन और रथ, इसको आप जोड़ें तो आप यहाँ पा रहे हैं कि विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? अ आ रहा है, न में अ है, तो विसर्ग के पहले अ और बाद में र। तो आपने यहाँ देखा है विसर्ग के पहले अ और बाद में य र ल व ह, इसमें से कोई भी रहता है तो विसर्ग का उ हो जाता है जो ओ में परिवर्तित हो जाता है पहले अ से मिलकर। इसलिए मनः जोड़ रथ क्या हो जाएगा? मनोरथ। वैसे ही आप देखें तेजह में अगर मय शब्द जोड़ें, तेजह और मय, इसको यदि जोड़ा जाए तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं? विसर्ग के पहले यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के पहले अ है और बाद में क्या आ रहा है? म, पंचम वर्ण आ रहा है। तो तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो या पंचम वर्ण हो, वह ओ में बदल जाएगा, यानी कि तेजह और मय को जोड़ेंगे तो तेजो मय बन जाएगा, है ना? तो मुझे विश्वास है आपको यह बात समझ में आई होगी। आगे दूसरा नियम हम देखेंगे, विसर्ग का र होना। मैंने आपको बताया विसर्ग का इतना में परिवर्तन होता है। उ का परिवर्तन आपने सीख लिया, कब होगा उ में परिवर्तन? तो जब विसर्ग के पहले अ रहे और बाद में कोई तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई रहे तो विसर्ग उ में बदल जाता है, जो गुण संधि के नियमानुसार पहले अ से मिलकर ओ बन जाता है। ठीक है, आगे चलें। विसर्ग का र होना, विसर्ग का र होना। अब यहां देखें विसर्ग र में कब परिवर्तित होगा, है ना? विसर्ग र कब बनेगा? तो इसके लिए नियम है कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, अ या आ नहीं रहना चाहिए, इसको छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर रहे, कोई स्वर विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में जो है किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, स्वर वर्ण या स्वर वर्ण या र ल व में से कोई रहे तो यह जो विसर्ग है र में परिवर्तित हो जाता है, यानी विसर्ग का र हो जाता है। कब विसर्ग का र हो जाता है? तो विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, मतलब अ या आ में से नहीं आना चाहिए। अगर अ या आ गया तो इसमें मतलब यह रूल लागू नहीं होगा। ध्यान रहे विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर रहे और बाद में कोई भी तृतीय वर्ण हो,
कोई भी तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, पंचम वर्ण हो, या फिर कोई स्वर वर्ण हो, या य र ल व इसमें से कोई हो, तो विसर्ग का र बन जाता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। ऐसे देखें, नि में जन शब्द जोड़ते हैं, है ना, तो देखिए निर्जन हो जाता है। क्यों हो जाता है निह जोड़ जन निर्जन? निह जोड़ जन निर्जन आपको याद है इसलिए हो जाता है, ऐसा नहीं है, नियम है। विसर्ग है यहाँ, और विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? आप नी का उच्चारण करें, नी, तो क्या आया? ई, यानी विसर्ग के पहले ई स्वर है ना, विसर्ग के पहले ई स्वर है। मैंने आपको बताया विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर रहे है इसमें, और बाद में ज यानी तृतीय वर्ण आ रहा है। तो विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई वर्ण रहे, कोई स्वर रहे, और बाद में तृतीय वर्ण हो चाहे चतुर्थ वर्ण हो, है ना, तो विसर्ग र में बदल जाता है। इसलिए निह जोड़ जन बन गया है क्या? निर्जन। ठीक है ना। आगे और भी दूसरा एग्जाम्पल आप देखें। देखिए, दूह में भाग्य शब्द जोड़ें, दूह और भाग्य। यहाँ क्या है? विसर्ग के पहले उ है, विसर्ग के पहले उ, और बाद में चतुर्थ वर्ण है ना, तो यहाँ भी र हो जाएगा, दुर्भाग्य। क्लियर? अगर विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा है और बाद में स्वर वर्ण है, जैसे देखिए निह और उत्तर, निह उत्तर। यहां देखिए विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? हर्स्व ई आएगा, क्योंकि नी ई और बाद में उ यानी स्वर वर्ण। तो विसर्ग के पहले आ को छोड़कर बाद में कोई स्वर वर्ण रहे तो विसर्ग र में बदल जाता है, इसलिए निह जो है वो निर हो जाएगा, और इसमें उत्तर जोड़ेंगे तो निरुत्तर शब्द बन जाएगा, है ना। निह जोड़ उपाय, निरुपाय। इस तरह से विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर रहे और बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण या स्वर वर्ण रहने पर, है ना, विसर्ग र में बदल जाता है। समझ में आई बात? चलिए आगे हम देखें कि विसर्ग जो है, विसर्ग का तालव्य स, विसर्ग का तालव्य स होना, यानी विसर्ग जो है तालव्य स में कब बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि निह जोड़ चय, निह जोड़ चय, इसकी आप संधि किए तो क्या आंसर आया आपका? निश्चय। आखिर यहाँ पे विसर्ग स में क्यों बदल गया, है ना, ये सोचने वाली बात है, यह समझने वाली बात है कि आप विचार करें, खाली याद ना करें सिर्फ कि निह जोड़ चय यानी निश्चय यहाँ पे बनता है। समझने वाली बात है आखिर निश्चय क्यों हुआ, आखिर निह जोड़ उत्तर, तो वहां निस उत्तर क्यों नहीं हुआ, वहां निरुत्तर क्यों हो गया, है ना। तो आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो चलिए, विसर्ग का तलव्य स होना, विसर्ग जो है तलव्य स में कब बदलता है, तो ध्यान रहे आपको, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद च या छ, विसर्ग के बाद च या छ या तालव्य स रहता है तो विसर्ग जो है वह तालव्य स में बदल जाता है। जैसे इसमें आप देखें, यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद च आ रहा है, तो विसर्ग के बाद च आने पर विसर्ग जो है तालव्य स में बदलता है, और यही रीजन है कि निह जोड़ चय निश्चय, है ना। समझ रहे हैं? वैसे ही देखें आप, निह जोड़ छल, निह जोड़ छल क्या हो जाता है? निश्चल। आखिर यहाँ तालव्य स क्यों आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि विसर्ग के बाद यहाँ छ आ रहा है, और नियम ऐसा है कि विसर्ग के बाद च छ या तालव्य स रहता है तो विसर्ग तालव्य स में बदलता है। दूह में शासन शब्द जोड़ते हैं, दूह और शासन शब्द को, तो क्या बन जाता है? दुस्शासन। ऐसे आखिर क्यों ऐसे बन जाता है ना। तो यही विसर्ग जो है तालव्य स में बदला, क्यों बदला, तो इधर तालव्य स आ रहा है। तो ये ध्यान रहे कि विसर्ग के बाद च रहे, छ रहे या तालव्य स रहे तो विसर्ग तालव्य स में बदलता है। ठीक है, अगला नियम देखें,
विसर्ग का मूर्धन्य स होना, विसर्ग का मूर्धन्य स होना। जैसे आपने कई बार देखा होगा, निह जोड़ कंटक निष्कंटक, है ना, निह जोड़ कंटक निष्कंटक, निह जोड़ फल निष्फल। क्यों ऐसा हो जाता है, कब होता है ऐसा? तो इसके लिए देखिए, विसर्ग का मूर्धन्य स होने के लिए दो नियम हैं। पहला नियम तो यह है कि अगर विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व उ रहे तथा बाद में क ख प फ इन चार अक्षरों में से कोई एक अक्षर रहे तो यह जो विसर्ग है वह मूर्धन्य स हो जाएगा। और दूसरा रूल है इसका कि यदि विसर्ग के बाद ट रहे, चाहे ठ रहे या फिर मूर्धन्य स रहे, तो विसर्ग जो है वो मूर्धन्य स में बदल जाता है। क्लियर? दोनों दोनों चीजें, दोनों दो रूल हैं इसके। एक तो विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व उ रहे और बाद में क ख प फ इन चार वर्णों में से कोई एक वर्ण रहे तो विसर्ग जो है मूर्धन्य स में बदलेगा। या फिर विसर्ग के बाद ट रहे, ठ रहे या मूर्धन्य स रहे तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदलेगा। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, नि और यहाँ है फल, नि फल, क्या बनेगा यहाँ पे? निष्फल। क्यों निष्फल बन जाएगा? तो इसके पीछे रीजन यही है, यही नियम है, क्योंकि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई आ रहा है, यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व ई है, आप देख पा रहे हैं। और इधर क्या आ रहा है? फ। मैंने बताया इन चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य ष में बदल जाता है, वही कारण है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, दुह और कर्म, इनको जोड़ो आप, तो यहाँ पे देख रहे हो विसर्ग है, विसर्ग से पहले ऊ स्वर है, विसर्ग के पहले ह्रस्व ऊ स्वर है और बाद में क है ना, तो यहाँ भी मूर्धन्य ष में बदलेगा, दुष्कर्म। अगला देखें, धनु, इसमें टंकार शब्द आप जोड़ें, धनु और टंकार, यहाँ आप देख पा रहे हैं विसर्ग है, बाद में ट आ रहा है, दूसरे नियम के अनुसार विसर्ग के बाद ट रहे तो यह मूर्धन्य ष में बदल जाता है, इसलिए धनु जोड़ टंकार, धनुष टंकार। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए अगला देखें हम, विसर्ग का दंत्य स होना, विसर्ग का दंत्य स होना, है ना, विसर्ग जो है वो दंत्य स में कब बदलता है? विसर्ग का दंत्य स कब होता है? तो यहाँ पे इसका रूल है कि विसर्ग के बाद त हो या थ हो या दंत्य स हो, यानी तीनों में से कोई भी हो तो विसर्ग दंत्य स में बदल जाएगा। क्लियर? यदि विसर्ग के बाद त थ या दंत्य स में से कोई भी एक वर्ण हो तो विसर्ग दंत्य स में बदल जाएगा। जैसे आप देखें, इतः जोड़ तत्, क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए विसर्ग, विसर्ग के बाद त आ रहा है इसलिए यहाँ पे दंत्य स हो जाएगा, इतस्तत। नहीं, निह जोड़ तेज, यहाँ भी आप देखें विसर्ग है, बाद में त आ रहा है, यहाँ भी दंत्य स हो जाएगा, निस्तेज। दुह जोड़ साहस, यहाँ पे देखें आप विसर्ग और दंत्य स आ रहा है तो यहाँ भी दंत्य स हो जाएगा, दुस्साहस। इस तरह से क्लियर है? तो विसर्ग का दंत्य स कब होगा? तो जब विसर्ग के बाद त थ या दंत्य स में से कोई भी एक वर्ण आएगा तो विसर्ग दंत्य स में बदल जाएगा। अब हम आगे चलें, एक नियम जो स्पेशल है और खास महत्वपूर्ण है, करीब करीब परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वह यह है, आप इसको ध्यान से देखें, यदि ह्रस्व स्वर के बाद, यदि ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर बोले तो ह्रस्व स्वर अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ या री, है ना, तो यदि ह्रस्व स्वर के बाद विसर्ग हो, ह्रस्व स्वर के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद र हो, विसर्ग के बाद र हो, तो
विसर्ग सॉरी तो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। बदल जाते हैं तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए इसको एक बार ध्यान से देख लिया जाए। क्या बताया गया? यदि ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर मतलब अ ह्रस्व ई ह्रस्व उ या री के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद र हो, मतलब इस तरह से देखिए एक विसर्ग है, विसर्ग के बाद र है और विसर्ग के पहले ये चारों में से कोई एक है, अ ह्रस्व ई ह्रस्व उ या री, है ना, र हो, तो क्या मैंने बताया? ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी ये जो ह्रस्व स्वर है वह दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। जैसे अ है तो आ हो जाएगा, ह्रस्व ई है दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे में आप देखें एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं, प्रातः जोड़ रम्य, प्रातः जोड़ रम्य। आप यहाँ देख पा रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, ह्रस्व स्वर है और बाद में क्या आ रहा है? र। तो विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर रहे बाद में र रहे तो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। यानी जो प्रातः है वो प्राता हो जाएगा, प्रातारम्य, है ना। वैसे ही देखें आप, नीह जोड़ रोग, यहाँ क्या क्या आया? यहाँ आप देख पा रहे हैं विसर्ग है और विसर्ग के पहले ह्रस्व ई है और बाद में र है, तो विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर और बाद में र रहने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। यानी नीह जो है इधर से है वह इधर से हो जाएगा नी रोग। और इसमें जो है कई बच्चे कई बार गलती कर बैठते हैं, क्योंकि नीह जोड़ रोग निरोग याद तो रहता है और जैसा कि यहाँ देख लेते हैं ह्रस्व ईकार से है तो निरोग भी ह्रस्व ईकार भी ही लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है ना। किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा, क्योंकि रूल है कि ह्रस्व स्वर के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद र है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर में बदल देते हैं और विसर्ग को लुप्त कर देते हैं। समझ में आई बात? एक बार पुनः हम लोग पीछे चलें और सारे नियमों को देख लें। तो आपने यहाँ देखा सबसे पहले तो विसर्ग संधि की परिभाषा समझा है। विसर्ग संधि कहते किसको हैं? तो स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के कारण विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन जोड़ रथ, यहाँ विसर्ग जो है परिवर्तित हो गया है ओ में, सरह जोड़ ज, इसमें भी विसर्ग परिवर्तित हो गया है ओ में, है ना, तो ये विसर्ग संधि है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि विसर्ग में विकार इतने प्रकार का होता है, चाहे तो ऊ में बदलता है या र में अथवा श में। ऊ में कब बदलता है? तो आपने यहाँ देखा है यदि विसर्ग के पहले अ रहे और बाद में तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण पंचम वर्ण या स्वर वर्ण या यरल व रहे तो विसर्ग ऊ हो जाता है, जो पहला अ से मिलकर ओ हो जाता है। आपने यहाँ कई एग्जाम्पल भी देखा है। अगला आपने देखा विसर्ग का र कैसे होता है? तो विसर्ग का र होने में बस थोड़ा सा का अंतर है कि विसर्ग के पहले अ आ नहीं रहना चाहिए और बाद में वही चीज चाहे तृतीय वर्ण हो चतुर्थ वर्ण हो या स्वर वर्ण हो, है ना। आगे आपने देखा विसर्ग का र होना, विसर्ग का तलव्य स होना देखा है आपने। विसर्ग का तलव्य स कब बनता है? तो जब विसर्ग के बाद च छ या तलव्य स में से कोई एक हो तो विसर्ग का जो है तलव्य स हो जाता है। और क्या देखें, विसर्ग का मूर्धन्य स, दो नियम है इसके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर ले सकते हैं, है ना। आगे आप देखें विसर्ग का दंत्य स होना, कैसे विसर्ग का दंत्य स हो जाता है। और यदि ह्रस्व स्वर के बाद विसर्ग रहता है तो यहाँ पे आपने देखा कि विसर्ग कैसे लुप्त हो जाते हैं और ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए, और पुनः मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ अगले दिन।
धन्यवाद।